गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी सिंपल टॉपिक्स लगते हैं, लेकिन इसके ऊपर जेईई एडवांस ने 2019 में एक ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट किया जिसको देख के बच्चों की तो हवा ही निकल गई थी और उसको भूल गए थे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो वेलकम टू द रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हम ऐसे सवालों को ट्राई करते हैं जिससे हमारा वो टॉपिक परफेक्टली क्लियर हो जाता है। तो इस सवाल में जैसे बोल रहा है, अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ टोटल चार्ज क्यू। एक शेल है, उसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है। Given phi as the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h, radius r and with its center same as that of the shell। तो सवाल में जैसे बोल रहा है कि एक h हाइट का अपने पास एक सिलेंडर है जो इस शेल को कवर कर रहा है किसी तरीके से। इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो r अपन को गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और बोल रहा है जो इस सिलेंडर का सेंटर है, सेंटर बोले तो जितना दूर ये दूरी है उतना ही दूर ये दूरी है, तो ये सिलेंडर का सेंटर बोल रहा है। ये जो सिलेंडर का सेंटर है और स्फीयर का सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है। बोल रहा है सेंटर ऑफ सिलेंडर इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें एक से ज्यादा आंसर इसके आ रहे थे। तो सवाल में जैसे बोल रहा है, फर्स्ट केस जैसे बोल रहा है h ग्रेटर देन 2r, अगर इसकी हाइट 2r मतलब इस स्फीयर के डायमीटर से ज्यादा है तो ये सिलेंडर जो है वो बाहर निकल रहा है। और r इज ग्रेटर देन r, तो बोलेंगे सिलेंडर का ये जो r है ये इस स्फीयर के रेडियस से बड़ा है। दैट मींस ये सिलेंडर जो है इस स्फीयर को कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा होगा। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही होगी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ब्लू कलर से बनाया मैंने, वो इस चार्ज स्फीयर को कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है। तो अगर वो हमसे पूछे कि फ्लक्स कितना होगा इस गॉसियन सरफेस, तो आप क्लियरली बोल सकते हो जितना चार्ज फंसा होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा चार्ज फंसा है, तो हम बोल सकते हैं इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम ट्रू होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इसमें से जा रहा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है h अगर 2r से बड़ा है, मतलब इसकी लंबाई तो 2r से बड़ी है, लेकिन इसकी जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो 4r/5 है। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की है, इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 4r/5 है और अपना स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल r है, ठीक है। तो अब इसने बोला अब कितना फ्लक्स होगा, क्या वो q/5 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसके लिए अपन को सॉलिड एंगल की डेफिनेशन, सॉलिड एंगल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप मेरी सॉलिड एंगल वाली वीडियो डेफिनेटली से एक बार देख सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो जैसा इस सवाल में बोल रहा है अपन को क्या सॉलिड एंगल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्फीयर का आप देख सकते हो जो ये वाला सर्कुलर पार्ट यहाँ पे फंसा होगा उसमें जितना चार्ज होगा एक तो वो फंसा होगा। सिमिलरली सिमेट्रिकली आप बोल सकते हो नीचे में भी एक कर्व सरफेस तरीके से बनेगा, उसमें जितना चार्ज फंसा होगा वो अपन को निकालना है। तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो अपने को फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं अगर सेंटर से इस कोने को ज्वाइन करूं तो ये तो अपनी रेडियस आर ही है। और याद करो सॉलिड एंगल में अपन ने क्या बोला था, किसी भी 2D एंगल थीटा को सॉलिड एंगल से कंपेयर कराना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ओमेगा बराबर 2π1 माइनस कॉस थीटा। तो जो भी 2 डायमेंशनल एंगल थीटा होता है उसकी वजह से कितना सॉलिड एंगल बनता है ये उसका रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखना चाहते हैं कितना सॉलिड एंगल बनेगा। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये एंगल ही तो थीटा है यहाँ पे। तो अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूंगा तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं अगर मैंने इस पॉइंट से ऐसे जोड़ दिया एक लाइन ऐसे जोड़ दी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये एंगल कितना है, तो उसके लिए देखो मेरे पास ये दूरी तो है, ये दूरी तो अपने पास ये आर ही दी है, मतलब छोटा आर दिया है 4r/5। तो मेरे पास अगर परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर है 4r/5 और मेरे पास ऐसा हाइपोटेनस मैंने बना रखा है दिस इज आर, तो यही एंगल तो अपना थीटा हो जाएगा, सही है। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज 4r/5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज r, तो यहाँ से 4/5 मिलेगा। तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हो जो हमारा एंगल थीटा है वो सीधा सीधा 53 डिग्री मिल जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं सेकंड वाले केस के लिए यहाँ पे एंगल 53 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 53 डालोगे तो उसका सॉलिड एंगल मिल जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ओमेगा आ जाएगा 2π1 माइनस कॉस 53, कॉस 53 होता है 3/5, तो 1 माइनस 3/5, 5 1 जा 5 माइनस 3 कराओगे तो 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 2/5 इंटू 2π विल बी 4π/5। अब मुद्दे की बात ये होती है अपन फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। तो अपन को फ्लक्स कैलकुलेशन में ये पता है कि 4π सॉलिड एंगल में से, मतलब पूरे एक स्फीयर में से कितना फ्लक्स जाता है, तो वो था q/ε0। तो इतने सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, तो आप लिखो 4π/5 विल गिव यू 5।
तो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो 4 पाई कैंसिल हो जाने वाला है, 5 कूद के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5 इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अब ये 5 को ऊपर बुला लो, 5 को नीचे फेंक दो, तो 5 आ जाएगा क्यू बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। देखो अब यहाँ पे एक पंगा है, ये जो हमारा फ्लक्स निकल के आ रहा है वो सिर्फ इतने की वजह से आ रहा है, राइट, लेकिन ऐसे अपने पास दो सरफेसेस है ऐसा, तो इसका इंटू 2 भी तो करना पड़ेगा। इस वाले चार्ज एनक्लोज की वजह से क्यू बाय 5 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो इस वाले को भी अगर मिला दोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 क्यू बाय 5 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन इसमें देखो सिर्फ क्यू बाय 5 एप्सिलॉन नॉट ही बोल रहा है, दैट मींस ये वाला तो गड़बड़ हो गया। तो सेकंड ऑप्शन अपना तब ट्रू होगा अगर यहाँ पे 2 क्यू बाय 5 एप्सिलॉन नॉट दे, तो बी ऑप्शन अपना गड़बड़ हो गया। कमिंग टू सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बोल रहा है अगर छोटे आर की वैल्यू 3r/5 हो जाए, मतलब ये जो छोटा आर हमने लिया था पहले 4r/5 था, अब ये 3r/5 अगर हो जाता है तो क्या फ्लक्स क्यू बाय 5 जाएगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों भाई, अगर ये 3r/5 होगा तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 3r/5, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा वो 37 डिग्री बनेगा, और अगर 37 डिग्री बन रहा है तो एंगल हो गया छोटा, तो फ्लक्स पिछले में जितनी आई थी उससे भी कम हो जाने वाली है। तो पिछले में ऑलरेडी हमने देखा कि q/5 एक तरफ से आ रही थी, तो दूसरे वाले पार्ट में मतलब सी ऑप्शन के लिए तो उससे भी कम हो जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। कमिंग टू डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में अब क्या बोल रहा है, अगर h 8r/5 से छोटा है और छोटा r 3r/5 है तो क्या फ्लक्स जीरो होगा, तो एक बार इसको बना लेते हैं अपन। अब डी ऑप्शन के लिए आप देखो इसकी हाइट जो दी है वो 8r/5 से कम दी है, तो अपन सोच सकते हैं अगर ये हाइट 8r/5 है तो उसका आधा कितना होगा, 4r/5 या उससे कम, कम ही दिया है, तो अपन एकदम बाउंड्री कंडीशन लेके बात कर रहे हैं, तो आधा जो हाइट होगा दिस हाइट इज 4r/5। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैं सेंटर से अगर एक लाइन जोड़ूं इस पॉइंट तक, ये वो पॉइंट है जहां पे सिलेंडर एंड हो रहा है और स्फीयर भी एक्चुअली में एंड होगा, तो क्या ये रेडियस के बराबर है, तो आप सिंपल सा चेक कर सकते हो कि अगर ये 3r/5 है, ये 4r/5 है, तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपको मिलेगा कि ये भी r ही हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो गॉसियन सरफेस है इस बार ये पूरा पूरा स्फीयर के अंदर आ जा रहा है, और अगर स्फीयर के अंदर है और ये एक शेल है, क्योंकि शेल पे सारा चार्ज सरफेस पे होता है, और ये जो गॉसियन सरफेस है ये उस स्फीयर के अंदर आ जा रहा है, दैट मीन्स कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा। अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। दैट मीन्स ये जो अपना सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर ए और डी हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सॉलिड एंगल का भी सॉलिड यूज किया गया है। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।